नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्णा, आदाब। ठीक है। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन बी की। ठीक है। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है फोर्थ से लेके 16 17 तक क्वेश्चन है, कुल मिला के 13 क्वेश्चन है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले होली आ रही है, तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद होली की। आराम से आप होली मनाइएगा, खूब रंगों से खेलिएगा। और हम इसी आशा के साथ वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो होली है आपके जीवन में, आपके घर वालों के जीवन में, आपके आस पड़ोस, पूरे हिंदुस्तानियों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। विश यू ए वेरी 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 हैप्पी होली। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे जो पेपर की हम बात कर रहे थे, मॉडल पेपर की, उसमें सेक्शन ए जो है वो हमने पिछले वीडियो में डाल दिया है। ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया गया है, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे मॉडल पेपर, पहले मॉडल पेपर के बारे में, जिसका सेक्शन होगा आज हमारा बी। ठीक है। बी सेक्शन के कितने क्वेश्चन है, क्या क्या है, वो सब देखिएगा। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन जो सेक्शन ए के थे हमने पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144। आपको 90 और 144 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आप जानते होंगे भली भांति, यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है वो क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले आपको स्टेप के अंदर ये काम करना है। ठीक है। स्टेप जो हमारी पहली होगी वो है कि इन दोनों नंबर्स में से आपको चेक करना है कि बड़ी नंबर कौन सी। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो 144 है इज ग्रेटर देन 90। ठीक है। ये 90 से क्या है, बड़ी नंबर है। ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या करना होता है, जो भी नंबर बड़ी होती है उसमें छोटी वाली नंबर का क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है। then 144 is greater than 90। ठीक है। अब जो पहली स्टेप है इसमें अपन डिवाइड करेंगे 144 के अंदर 90 का। आपको मैं साइड में ये करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 144 में अगर हम 90 का डिवाइड करते हैं, 90 बन जाए 90, और हमारे पास जो है वो 54 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है। अपन को ये वाली प्रोसेस कब तक करनी है, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है। मैं आपको ये लोकल में करके बता देता हूँ, फिर हम इसको स्टेप में कर लेंगे। अब 54 का जो डिवाइड है, जो रिमाइंडर आ रहा है, उसका डिवाइड पिछले वाले डिवाइड के डिवीजन के अंदर करना है। मतलब आपको करना है किसमें, 90 में। 1 जा 54, इसमें अगर आप करोगे 8 में से 5 गए 3, 36 बच जाएंगे। ठीक है। फिर दोबारा से आपको क्या करना है, 36 का डिवाइड किसमें करना है, 54 के अंदर करना है। ठीक है। 1 जा 36। ठीक है। और हमारे पास बच जाएंगे 18। फिर 18 का डिवाइड किसमें करना है, 36 में। 18 2 जा 36, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। आपको ये प्रोसेस ऐसे करनी है, आप रफली इसको ऐसे कर सकते हो। और फिर लिखना कैसे है, ओरिजिनली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की जो स्टेप है वो कैसे आपको प्रोसीड करनी है वो आप देखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, देखो ध्यान से, 144 के लिए अगर हमने 90 का डिवाइड किया तो हमारे पास आया 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है हमारे पास, 54 बचा है। ठीक है। तो हमारे पास जो पहली स्टेप आएगी कि 144 के अंदर 90 का डिवाइड करो सिर्फ वन टाइम। आपको ये वन टाइम ही करना है, जहां तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। ठीक है। चलो ये हो गई। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रिमाइंडर is not is equals to 0, therefore by applying, आपको दोबारा से, अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आपको दोबारा से अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसके ऊपर करोगे। अब जो नंबर आ रही है हमारी 54 और 90, हम 90 और 54 का डिवाइड कर रहे हैं आपस में, मतलब हम करेंगे 90 एंड 54 के ऊपर। ठीक है। तो हमारी जो स्टेप सेकंड आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी,
स्टेप सेकंड हमारी आ जाएगी 90 के अंदर हमने डिवाइड किया 54 का, जो कि 1 टाइम चला गया, और हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो कितना आया है 36। ठीक है, अब दोबारा से आप क्या लिखोगे, हमारे पास अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, यहाँ आप बड़े प्यार से और लिख दीजिएगा, रिमाइंडर इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर दोबारा से बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। किस किस के लिए करोगे, अब की बार आराम से देख लीजिएगा आप, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। 36 और 54 के लिए अपन को करना है, 36 एंड 54। फिर से जो हमारी स्टेप आएगी वो स्टेप आ जाएगी अपने पास थर्ड। 2 स्टेप हो चुकी है इसकी, यहाँ लिखिएगा स्टेप थर्ड जो है उसके बारे में। ठीक है, हमारी थर्ड स्टेप आएगी 54 और 36 के लिए करना है। 54 इसके अंदर 36 का डिवाइड, जो कि 1 टाइम जा रहा है, और रिमाइंडर अपना कितना बच रहा है 18 बच रहा है। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रिमाइंडर is not is equals to 0, therefore by applying, दोबारा से आपको क्या अप्लाई करना है, फिर से आपको यूक्लिड डिवीजन को अप्लाई करना है। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, कौन कौन सी नंबर पे करोगे, एल्गोरिथम कौन कौन सी नंबर पे करनी है आपको, 36 और 18 पे, 36 एंड 18। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टेप आएगी वो आएगी फोर्थ। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेप हो गई है हमारी। ध्यान से देखिएगा, 36 में जब हम करेंगे तो 18 का डिवाइड कंप्लीटली चला जाता है, और रिमाइंडर हमारे पास देखो लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर जहां 0 आ जाए वहीं तक आपको इस प्रोसीजर को करना है। ठीक है, अब लास्ट में जहां रिमाइंडर 0 आ जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, एचसीएफ कौन सी नंबर होगी ये चीज आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ जो भी स्टेप आती है लास्ट में उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, वहां जो डिवीजन होता है, जिसका डिवाइड हम आखिरी डिवाइड में जिस नंबर का डिवाइड हम कर रहे होते हैं वही दी गई नंबर्स का क्या होता है एचसीएफ होता है। यहाँ पे आपको लिखना है here remainder is equals to 0, then HCF of 90 and 144 is 80, क्या होगा 80 होगा। यानी कि जो लास्ट डिवाइड अपना होता है उस लास्ट डिवाइड का जो डिवीजन होता है वही क्या होता है इसका HCF होता है। बहुत ही आसान चीज है, आप एक बार रफली ऐसे कर लो, फिर उसको सिर्फ स्टेप्स के अंदर लिखना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिवाइड, ओनली डिवाइड आपको आना चाहिए, आराम से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। 99% से ज्यादा चांस है कि एल्गोरिथम का एक क्वेश्चन आपके आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अपन करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है सेक्शन बी का, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 6x + 4। वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले दिया गया इक्वेशन है, आपको यहाँ पे लिखिए गिवन दैट x² 2x² है -6x + 4। आप यहाँ पे सबसे पहले a b और c की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो a b और c की वैल्यू निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है इसको आप कंपेयर कीजिएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, उससे आप इसका कंपैरिजन कीजिएगा। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा, बाय कंपेयरिंग ax² + bx + c विथ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको दिया गया है उसका कंपैरिजन आप कर लीजिएगा इससे। ठीक है, तो इससे अगर आप कंपैरिजन करते हो तो a = आपके पास 2 आता है, b = -6 और c = 4 आ गया। ठीक है, अब आप सम ऑफ जीरोस के लिए क्या जानते हो, सम ऑफ जीरोस हम जानते हैं, देखो ध्यान से, सम ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला होता है सीधा सा, सम ऑफ जीरोस, जो जीरोस है उनके सम के लिए होता है माइनस अक्स का जो कोफिशिएंट होता है
माइनस बी, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे आप लिखोगे कोष्टक में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, आपने देखा होगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये जो फॉर्मूला है उससे अक्ष का जो गुणांक है यानी अक्ष से मल्टीप्लाई हुई नंबर इस इक्वेशन के अंदर कौन सी होगी, बी होगी, ठीक है। बी क्या है यहाँ पे -6, एक तो फॉर्मूले वाला माइनस और ये ऑलरेडी जो वैल्यू है वो माइनस की है, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स के साथ में मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है। इसका इक्वेशन जो आंसर आएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 2, 2 का 6 में डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को जानते होंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे आप लिखिए कांस्टेंट वैल्यू जो होती है ना इसके अंदर, यानी इक्वेशन के अंदर दी गई कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है, सी होती है, और दोबारा से यहाँ पे आएगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब फर्क इतना है कि यहाँ बी अपॉन, मतलब इस चीज को आप लिख सकते हो माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। उस चीज को आप क्या लिख सकते हो, उस चीज को आप लिख सकते हो सी अपॉन ए, ठीक है। तो सी अपॉन ए यहाँ से वैल्यू निकालिए, सी की जो वैल्यू वो क्या आएगी आपके पास 4, ए की वैल्यू कितनी है 2, इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, यानी 2 टाइम इसका डिवाइड इसके अंदर चला जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा जीरोस का वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया 2 आ गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है वो माइनस बी अपॉन ए होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए होता है, ठीक है। सी अपॉन ए और बी अपॉन ए के थ्रू आप इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालिए, यहाँ रखिए, आप सम ऑफ जीरोस के पास पहुंच जाओगे और यहाँ रखोगे तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के पास पहुंच जाओगे। ये था अपना 5th क्वेश्चन। अपन पढ़ते हैं इसका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन जो है अपना वो हमें बोल रहा है सोल्व द इक्वेशन x plus 1 upon x is equals to 3 and 1/3। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको हम चेंज कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो हम देखते हैं क्या इक्वेशन है, आपको दिया गया है वो लिख लीजिएगा आप, ठीक है। गिवन दैट x plus 1 upon x is equals to 3 and 1/3, ठीक है। अब आप एक काम करिएगा छोटा सा, इसका ले लीजिएगा आप एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा आपके पास x, ठीक है। तो यहाँ इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, 1 का डिवाइड x में करेंगे x टाइम, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x का x में 1 टाइम, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 और 1 10/3, ये हमारे पास आ गया है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 जो है वो x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 जो है वो x से हो जाएगा, कुल मिला के हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 और इज इक्वल्स टू 10x। 10x इधर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इधर लेके आ जाइएगा, 3x स्क्वायर आपके पास जो इक्वेशन आएगा फाइनल माइनस 10x और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो बीच वाले के जो टुकड़े करते हैं अपन, पार्ट करते हैं, वो कुछ इस प्रकार के होते हैं कि उनको ऐड करने पे वापस वही नंबर आने चाहिए, ठीक है, और उनका जो मल्टीप्लाई है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसके टुकड़े बहुत आसान है, दोनों पार्ट हम करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x, माइनस के 9x और माइनस का x माइनस के 10x, माइनस के 9x को माइनस के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9 मतलब 3 3 जा 9, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और x को x से करेंगे x स्क्वायर। मतलब हमने जो पार्ट किए वो एकदम आसान तरीके से कर दिए हैं और बहुत ही सही किए हैं, ठीक है। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3x और हमारे पास बच रहा है x माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -1 और हमारे पास बच रहा है x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अगर माइनस वाले नंबर को यहाँ इस जगह तीसरी जगह और यहाँ प्लस हो और आप माइनस का कुछ कॉमन ले रहे हो तो अंदर जो है साइन चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली प्लस की हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है x माइनस 3
और बच रहा है हमारे पास 3x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ जो कंडीशन होती है वो दो कंडीशन बनती है। पहली जो केस है हमारी फर्स्ट केस की स्थिति में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 मानेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 3। और हमारे पास जो सेकंड केस बचेगी उसके अंदर हम दूसरा जो फैक्टर होगा, एक फैक्टर है x माइनस 3 उसके बराबर 0 मान लो, दूसरा फैक्टर है 3x माइनस 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 मान लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, हमारे पास जो जीरो जा रहे हैं यानी जो x के दो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, एक तो 3 और दूसरी आ रही है 1/3। बहुत ही आसान भाषा के अंदर है और छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से आप नंबर ले जाओगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अपन पढ़ते हैं इसका सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन जो है अपना वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स a 2,3 b 4, k एंड c 6, -3 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है संरेखी। संरेखी का मतलब है एक ही लाइन के ऊपर ये तीनों बिंदु है, सीधी रेखा के ऊपर। आप इस चीज को प्रूव कीजिए। अगर ये तीनों पॉइंट किसी एक ही लाइन के ऊपर है मतलब ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। ठीक है, मतलब ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, सिंस द गिवन points are collinear then area of the triangle formed by them must be 0। क्या होगा, एरिया उनका मस्ट बी 0, यानी एरिया जो है वो हमारा क्या होगा, ट्रायंगल से जो बनेगा इन तीनों से उसका 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया क्या होगा, 0 होगा। मतलब हमारा ये तरीका है निकालने के लिए कि आप अगर एरिया इनका 0 होगा मतलब एक ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा मतलब ये जो पॉइंट है वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे आप लिखिएगा बड़े प्यार से, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। वो क्या है फॉर्मूला, वो ये है 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, और हमारा जो प्लस में आएगा x2 और y3 माइनस y1। ठीक है, प्लस x3 जो आएगा वो आएगा हमारा क्या, y1 माइनस y2। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 और y3 हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले के थ्रू हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा 1/2 x1 की वैल्यू क्या है, वहां से 2 है। ठीक है, y2 की x2 और y2 कितना है अपना, k है। ठीक है, माइनस y3 कितना है, -3। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा -3। ये हो गया अपना पहला। अब दूसरा देखिए x2 4 है। ठीक है, और y3 कितना है, -3 है। माइनस y1 कितना है हमारा, x1 y1 3 है। ठीक है, प्लस x3 कितना है, 6 है। y1 कितना है, 3 है, और y2 कितना है, k है। ठीक है, ये हो गई पूरी, और इसके बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको कर लीजिएगा 1/2 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 इंटू के प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 इंटू -3 और -3 कितने हो जाएंगे, -6 प्लस 6 इंटू 3 माइनस के। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इज इक्वल्स टू आपके क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ से ये 2 उधर भेज दीजिएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो ये आ जाएगी 2k प्लस 3 2 जा 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 4 जा 24 प्लस 6 को 3 से करेंगे 18, 6 को माइनस के से करेंगे -6k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। ये जो 2 था नीचे की तरफ उधर भेज दिया हमने, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यही रह जाएगा
2 के किसके हैं, प्लस के हैं, 4 के किसके हैं, माइनस, 6 के किसके हैं, माइनस के हैं। ठीक है, देखो यहां से ध्यान से देखो, 18 और 6 24 होते हैं, 24 प्लस के और ये 24 माइनस के क्या हो जाएगा, 0। हमारे पास बचेगा 2k माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -4k इज इक्वल्स टू 0। -4 को उधर भेज दीजिएगा, k इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो जो k की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला अगर आपको आता है देन x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आपको दिया गया है, वैल्यू पुट कर दीजिए, जोड़ बाकी गुणा भाग कैलकुलेशन कर दीजिए, आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो पॉज के नोट कर लीजिएगा। अपन पढ़ते हैं इसका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है the angle of elevation of the top of a chimney from a distance of 200 meter from the base of the chimney is 60 degree, find the height of chimney। ये बोल क्या रहा है कि कोई चिमनी है, चिमनी जो होती है ना भट्ठे पे लगाई जाती है, जो ऊंचा सा खंबा होता है उसके ऊपर से धुआं निकलता रहता है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो चिमनी है इसके बारे में बात कर रहा है। हम मान के चलते हैं कि ये इसकी चिमनी है, ठीक है, और इससे 200 मीटर दूरी पर 200 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ, इसके बेस से 200 मीटर दूरी से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा टॉप का, चिमनी के टॉप का। देखो कुल मिला के बात ये बोल रहा है कि यहाँ जो मान लो चिमनी जो है वो AB है, ठीक है, और इसके जो बेस से दूरी है वो 200 मीटर है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, और ये जो हाइट है इस चिमनी की वो हमें निकालनी है, हम मान लेते हैं कि x है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन आप पूरा समझिएगा कि कोई चिमनी है जिसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, जिसके बेस से 200 मीटर दूर कोई पॉइंट है डिस्टेंस के ऊपर, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का कितना है, 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी, आपको चिमनी की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हम ये ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल, और हमारे पास देखो बेस है, बिकॉज एंगल ये है, इसके जस्ट सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, हमें ये निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस के अंदर संबंध क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ आप बड़े प्यार से लिखिएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर कितना है, x, हमने ये माना है। ठीक है, और ये है क्या एक्चुअली, ये है हाइट ऑफ चिमनी। ठीक है, हाइट ऑफ चिमनी। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा बड़े प्यार से। और जो दूसरी चीज है, हम बेस, जो इस ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना है, 200 मीटर, और ये आपको दिया गया है। ये चीजें आप इसमें लिख दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, अच्छी लगती है, क्वेश्चन बहुत कूट रहा लगता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया गया है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इसका हमने क्या माना है, x, और इसका बेस कितना है, 200 मीटर। ठीक है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3 इंटू 200 को आप इधर ले आइए, 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू जो हमारे पास आएगा वो आएगा 200 इंटू 1.732, बिकॉज √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। ठीक है, तो आप √3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1732 मतलब 3464, कुल मिला के x का जो आएगा मान वो आएगा 346.4, 346.4 मीटर। ठीक है, तो ये x जो है वो हमने क्या माना था, हाइट ऑफ चिमनी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा HEIGHT, हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी इज 346.4 मीटर। बहुत ही आसान भाषा के अंदर 1 मिनट का क्वेश्चन है, आराम से आप नंबर लेके चले जाओगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अपन पढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो है अपना वो है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 2:3। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट आपको रेखाखंड जो है वो बनाना है 10 सेंटीमीटर का,
और उसको डिवाइड करना है 2:3 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे, स्टेप वाइज चलिए, आप यहाँ पे लिखेंगे हम ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, और इसको आप मान लीजिएगा लेट इट विल बी ए बी, हम मान लेते हैं कि ये क्या होगा ए बी होगा। तो साथ साथ हम ड्रॉ भी कर लेते हैं, यहाँ मान लीजिए हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिएगा ए और इसको दे दीजिएगा आप बी। ठीक है, अब इसका जो रेशियो में डिवाइड करना होता है, सबसे पहले अपन एक्यूट एंगल बनाएंगे इसमें, इसके साथ एक रे जोड़ेंगे और एक्यूट एंगल बनाएंगे। आप नीचे की तरफ बनाओ चाहे ऊपर की तरफ बनाओ, देयर आर नो एनी इफेक्ट ऑन इट, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ आप जो सेकंड लाइन लिखोगे वो लिखोगे मेक एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल विथ रे एसी। ठीक है, एसी के साथ हम इसके साथ हम जो है क्या करेंगे, एक्यूट एंगल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एंगल हो गया और इस पॉइंट को आप दे दीजिएगा सी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम एक एक्यूट एंगल बनाएंगे एसी के साथ और ये एबी के साथ जो एक्यूट एंगल वो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम थर्ड जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे, आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, इस ए सी रेखाखंड को, ये देखो टोटल जो रेशियो है इसका सम कितना आएगा 2 + 3 5 आएगा। जितना भी इसका सम आता है उतने इसके टुकड़े करने हैं अपन को। ठीक है, प्रकार डालिए, प्रकार के अंदर पेंसिल डालिए और यहाँ इसको खोल लीजिए, अपनी मर्जी से आप खोल लीजिएगा, लेकिन एक बार खोलने के बाद आपको 5 8 काटो तब तक आपको उसको हिलाना नहीं है। ठीक है, तो 5 बराबर टुकड़े हो जाएंगे, बहुत ही आसान बात है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, द लाइन AC into 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट। ठीक है, तो 5 इक्वल पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना है AC को। ठीक है, विच आर, यहाँ पे आप नाम भी दे दीजिए, विच आर क्या होंगे हमारे वो 5 पार्ट, A1 A2 A2 A3 A3 A4 और A4 और A5 आप नाम दे दीजिएगा। यहां से मान लो हमने प्रकार पेंसिल डाली और ये 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 हम मान लेते हैं, इसके 5 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 और 5, 5 पार्ट हो गए। आप इसको नाम दे दीजिएगा पांचों को, A1 A2 A3 A4 और A5। ठीक है, अब जो लास्ट वाला जो पार्ट है अपना, उसको आप इससे मिला दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेप और बन जाती है अपनी फोर्थ, जॉइन A5 टू B। ठीक है, आप B से इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, स्केल लीजिएगा, स्केल से आप यहाँ पे लाइन बना दीजिएगा, तो ये B से मिल गई। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको क्या करना है, एक पैरेलल लाइन खींचनी है, पैरेलल लाइन खींचनी, इसके पैरेलल खींचनी है, 2:3 है ना, मतलब 2 पार्ट आप एक साइड रख लीजिए, यहाँ से आपको पैरेलल लाइन बनानी है इसके पैरेलल। ठीक है, ये जो लाइन है ना इसके एकदम पैरेलल लाइन होनी चाहिए। पैरेलल लाइन बनाने के लिए मैं आपको रफली समझा देता हूँ, जैसे ये है और ये है, अगर ये लाइन है और इसके अपन पैरेलल बना रहे हैं, तो यहाँ प्रकार की नोक रखिए और यहाँ एक आर काट दिए। ठीक है, प्रकार की नोक रख दी, आर काट दिया, यहां से इसको मापिए प्रकार से। ठीक है, ऐसा कैसा आर्क आपको जहां से पैरेलल लाइन खींचनी है वहां काटना है, बिना प्रकार हिलाए, बिना उसको डिस्टर्ब किए। फिर यहां से इसको नापिएगा ऐसे प्रकार लेके ऐसे। ठीक है, और यहां उसको नाप लीजिएगा और ऐसे ऐसे आर्क काट दीजिएगा। जो आर्क है, ये से मान लो ये हमारा आर्क काटा है हमने और यहां से नाप के ये काटा है। अब देखो ध्यान से, जहां वो पॉइंट आ रहा है हमारा, जैसे मान लो यहाँ A2 है, उस पॉइंट से ये जो कट रहा है उसको आप मिला दीजिए, ये जो लाइन आएगी वो इसके पैरेलल आएगी। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, हम A2 के 5 एक पैरेलल A5B के जो पैरेलल है हम लाइन यहाँ पे लिखेंगे एक सेंटेंस, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू लाइक,
यहाँ पे लाइक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। A5 बी पैरेलल A2, आप ऐसा नहीं लिखिए, आप ऐसा लिखिए ड्रॉ ए लाइन, मतलब पैरेलल लाइन आप लिख दीजिएगा, सीधा सीधा यही लिख दीजिएगा कि पैरेलल लाइन खींचनी है A25 के, ठीक है। तो हम यहाँ पे A25 के पैरेलल लाइन खींचते हैं, यहाँ पे लिखिए ड्रॉ ए लाइन विच पैरेलल होगी A5B और पैरेलल होगी वो A2, इसको आप नाम दे दीजिएगा D, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से हमने आर्क ये काट दिया, प्रकार से इसको हमने नाप लिया, और यहाँ से हम फिर से एक आर्क काट रहे हैं, प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है, और इन दोनों को मिला देंगे। तो ये जो लाइन आएगी वो इसके पैरेलल आएगी, जो कि D के ऊपर मिलती है, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन मतलब हमको A2D लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि A5B के क्या होगी, पैरेलल होगी। बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। which meet 8D on AB के ऊपर जो है वो क्या, किसके ऊपर मिल रही है, D पॉइंट के ऊपर मिल रही है। 6 पॉइंट हमारा क्या होगा, D is the point which divides the line segment AB in the ratio 2:3, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा के अंदर हो गया है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो लाइन सेगमेंट आपको दिया गया है, जितने भी सेंटीमीटर का आप ड्रॉ कर लीजिएगा, एक एक्यूट एंगल बना लीजिएगा। एक्यूट एंगल वाली जो लाइन है उसको जितने ये रेशियो का ऐड होता है उतने टुकड़ों में आप काट लीजिएगा। लास्ट वाला जो पार्ट है उसको आप इस B पॉइंट से मिला दीजिएगा। अब आपको 2:3 है, तो आप यहाँ A2 से पैरेलल इसके एक लाइन, ये R काटा, इसको नापा, ये R काटा, इसको नाप के यहाँ एक R काटा, उन दोनों को पॉइंट को मिला दिया, पैरेलल लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब जो ये लाइन इस पॉइंट यहाँ कौन से पॉइंट को बना रही है, मतलब AB के ऊपर ये पैरेलल लाइन कहाँ कट कर रही है, उसको एक नाम दे दीजिएगा। यही पॉइंट इस AB लाइन को 2:3 के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है। एक साइड इसके 2 भाग आ जाएंगे, एक साइड इसके 3 भाग आ जाएंगे। कुल मिला के ये जो लाइन होगी वो 4 सेंटीमीटर की होगी, और ये जो लाइन होगी वो 6 सेंटीमीटर की होगी। इतनी लाइन 6 सेंटीमीटर की, और ये जो लाइन होगी वो कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर की। बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 4-5 लाइन आपको लिखनी है और आपको वहां पे एक फिगर बना के साइड में ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अपन पढ़ते हैं इसका 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन बी का, draw a circle of radius 6 cm from a point 10 cm away from its center. Construct the pair of tangents to the circle and measure their length. क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाइए, उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट बाहर की तरफ लीजिए, उससे 2 टेंजेंट जो है उसके ऊपर डालिए, बनाइए, कंस्ट्रक्ट करिए, और उन टेंजेंट की लंबाई बताइए, लेंथ, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो पहली स्टेप है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की पहली स्टेप है वो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और इसकी जो पहली स्टेप है वो लिखेंगे ड्रॉ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक सर्किल बनाएंगे। मैं यहाँ पे देखो साथ साथ में ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको एक 6 सेंटीमीटर सर्किल का रेडियस का सर्किल बनाना है। 6 सेंटीमीटर प्रकार को खोलिएगा, यहाँ रखिएगा और घुमा दीजिएगा, ठीक है। तो ये होगी अपनी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। ये इसका मान लीजिए O है, सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। हमने क्या करना है, 10 सेंटीमीटर इसके सेंटर से एक पॉइंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आप टेक ए पॉइंट एक्स वाई जेड, जो भी आपको नाम देना दे सकते हो, हम P दे देते हैं। टेक ए पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको 10 सेंटीमीटर दूर, 6 सेंटीमीटर तो ये हो गया, और 4 और ले लीजिए। ये मान लीजिए कोई पॉइंट आ गया, अपना P ले लिया अपन ने, ठीक है। तो OP जो है वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आराम से देखिएगा। बाइसेक्ट ओपी लाइन सेगमेंट। ओपी जो लाइन सेगमेंट है उसको आपको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब दो भागों में बांटना है। प्रकार को आधे से ज्यादा खोलिएगा, यहाँ एक आर काटिएगा और यहाँ एक आर काटिएगा। ठीक है, फिर प्रकार को बिना हिलाए यहाँ आर काटिएगा और यहाँ आर काटिएगा। ये जो है ये हमारे पास मान लो आ गई है, इसको बाइसेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये जो मिड पॉइंट है इसको आप नाम दे दीजिएगा एम। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि टेकिंग एम एज सेंटर, एम एज सेंटर एंड एम को सेंटर मानते हुए एंड एम पी एज रेडियस। एम पी को आपको क्या मानना है, रेडियस। ड्रॉ ए अनोदर सर्किल। ठीक है, दूसरा सर्किल आपको ड्रॉ करना है, अनोदर सर्किल which cut the first circle at P and Q। P हमने ले लिया, Q और R दे दीजिए, Q and R, यानी कि हमें M P को रेडियस या फिर O M को, दोनों में से कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि ये जो M पॉइंट है मिड पॉइंट है। एक सर्किल बनाना है आपको जो आपको यहाँ पे काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है, ये इस पे और इस पे, यानी Q पे और R पे काट रहा है पहले वाले सर्किल को। ठीक है, अपन को इसको रेडियस मान लेना या फिर इसको रेडियस मान लेना और एक सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे जो टेंजेंट आएगी वो आप Q को और P को मिलाना है, P को और R को मिलाना है। दोनों को मिलाएंगे हमारे पास जो है टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, join the points P to Q and P to R to get required tangent। ठीक है, टेंजेंट जो है वो हमें प्राप्त करनी है, तो हमें Q को P से मिला देना है और R को भी हमें P से मिला देना है, और हमें जो टेंजेंट चाहिए वो टेंजेंट मिल जाएगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट, LNGTH, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, हमारे पास टेंजेंट जो है वो है PR इज इक्वल्स टू PQ। किसी भी सर्किल से बाहर के पॉइंट से डाले गए टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है हमेशा इक्वल होती है, मतलब PR इज इक्वल्स टू PQ होगा। ठीक है, तो ये जो लेंथ आएगी ये आप स्केल लीजिएगा बड़े प्यार से, इसको नाप लीजिएगा। मैंने क्या है ये रफली बनाया आपको समझाने के लिए, आपको प्रकार पेंसिल और स्केल की मदद लेनी, हेल्प लेनी, उसके बाद बनाना है। तो आप इसकी लेंथ जो है वो निकाल दे और लिख लीजिएगा आराम से। ठीक है, सिंपल सी बात है। करना क्या आपको, सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाइएगा, उससे 10 सेंटीमीटर दूर बाहर कोई पॉइंट ले लीजिएगा। जो भी आप पॉइंट लेते हो एक रेखा आएगी आपके पास, लाइन आएगी OP, इसको बाइसेक्ट कर लीजिएगा। इसका आधा जो है उसको रेडियस मान के एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिएगा। जो सर्किल दूसरे वाला ड्रॉ करता है, फर्स्ट वाला वो जहां जहां कट कर रहा है उनको कोई नाम दे दीजिएगा, वो पॉइंट जो है उस बाहर वाले पॉइंट से मिला दीजिएगा, आपके पास आ जाएगी टेंजेंट। ये जो प्रोसेस मैंने बताई ये यहीं पे लिखी हुई है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अपन बढ़ते हैं इसका 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11th जो है अपना वो ये है, लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square if EF is equals to 15.4 centimeter then find BC। ठीक है, दो ट्रायंगल है, सिमिलर है, दोनों का एरिया दिया गया है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स में से एक साइड दे दी गई है DEF ट्रायंगल की, EF साइड 15.4 सेंटीमीटर, आपको BC निकालनी है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखिएगा। सबसे पहले जो चीज आपको दी गई है वो लिख लीजिएगा, गिवन दैट area of triangle ABC is equals to 64 centimeter square, area of triangle DEF is equals to 121 centimeter square, side कौन सी है EF is equals to 15.4 centimeter दी गई है आपको। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल अपना ABC है,
समझने के लिए आराम से क्वेश्चन को हम फिगर बना लेते हैं। ये अपना ट्राइंगल DEF है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल आपको दे दिए गए, EF आपको दी गई है 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक चीज है सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर, आपको एक चीज बताता हूं, इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल्स। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो है उन ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। कुल मिला के मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू कोरस्पॉन्डिंग साइड AB के कोरस्पॉन्डिंग होगी DE, ठीक है। कुल मिला के AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC के कोरस्पॉन्डिंग EF, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC, ठीक है, AC अपॉन DF, DF का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दिया गया है। ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, इफ टू ट्राइंगल्स are similar then ratio of their areas, their THEIR, ठीक है, their ratio of their areas is equal to the ratio of square of ratio of their corresponding sides, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा आप। ये आपको लिखना जरूरी है। अगर आपने ये चीज लिखी है तो यानी कि दो ट्राइंगल्स का एरिया का स्क्वायर जो है, सिमिलर ट्राइंगल्स की बात है, जो एरिया है उनका जो रेशियो है वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है, 64 सेंटीमीटर और नीचे है 121 इज इक्वल्स टू BC आपको नहीं दी गई है और आपको EF दी गई है 15.4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, BC अपॉन 50.4 का स्क्वायर हटाइए और इधर आ जाएगा अंडर रूट, यानी अंडर रूट में आ जाएगा 64 अपॉन 121, ठीक है। अब आप देखिएगा BC अपॉन 15.4 इज इक्वल्स टू, इनका अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 8 अपॉन 11, कुल मिला के हमारे पास जो BC आएगी वो आ जाएगी 15.4 इंटू 8 अपॉन 11, ठीक है। अब BC इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आसानी से आ जाएगी, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 प्लस 3 43, 8 1 जा 8 और 4 12, ठीक है, अपॉन 11 आ जाएगा 123.2 अपॉन 11 और BC हमारे पास आ जाएगी 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11.2, ठीक है। ये आ गई अपने पास 11.2 सेंटीमीटर। आपको BC निकालनी थी और BC आ गई। आपको याद क्या रखना है इसमें, सिर्फ ये थ्योरम है कि किन्हीं दो ट्राइंगल अगर वो सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो है उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ऐसा है तो हमने ये बीच वाला पोर्शन उठा के वहां रख दिया, जो वैल्यू इसमें दी गई है वो रख दी है और जो नहीं दी गई है वो आ गई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अपन पढ़ते हैं इसका 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमें बोल रहा है, find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if the angle of sector is 60 degree। आपको सबसे पहले
मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आप उसको समझिएगा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर जाओगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सर्किल है आपने बना लिया। मैं थोड़ा ज्यादा अच्छा बना लेता हूँ क्योंकि मेरे हाथ जो एकदम गोल गोल चलते हैं बिल्कुल। ठीक है, आप ऐसी हरकत मत करना, आप प्रकार पेंसिल यूज कर लेना ताकि आप थोड़ा ठीक ठाक बना लो। ठीक है, ये सेंटर ऑफ सर्किल है और ये जो सेक्टर है इसका जो एंगल है वो बोल रहा है कि ये 60 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का। ठीक है, सर्किल के अंदर दो रेडियस से घिरा हुआ क्षेत्र जो कवर किया हुआ एरिया होता है वो सेक्टर कहलाता है। त्रिज्या खंड, त्रिज्याओं से बना हुआ सर्किल का एक टुकड़ा। ठीक है, तो ये दो रेडियस है, इनसे घिरा हुआ ये माइनर सेक्टर है। जो छोटा होता है वो माइनर सेक्टर कहलाता है और जो बड़ा होता है वो मेजर सेक्टर कहलाता है। ये जो रेडियस है इसकी आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर। बड़े प्यार से मैंने आपको फिगर से समझा दिया। आपको निकालना है इस सेक्टर का एरिया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है। कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, किसी महापुरुष ने कहा था, मैं नाम भूल गया हूं, किस महापुरुष ने कहा था कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया देन आपका 50% क्वेश्चन जो वो हल हो जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंटली आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको आराम से समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है गिवन दैट यहाँ पे सेक्टर का जो एंगल है वो लिख लीजिएगा। एंगल ऑफ सेक्टर कितने डिग्री का दिया गया है? 60 डिग्री। ठीक है, और आपको दी गई है एक रेडियस इस सर्किल की, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, वो कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, पाई की जो वैल्यू है 22.7 इंटू R6 इंटू 60 अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, 0 से 0 कैंसिल, छगड़ मगड़ 36, 6 6 जा 36, फिर 6 से एक बार 6 वापस कैंसिल, कुल मिला के 60, ये जो 360 और ये वाला 6 तीनों कट जाएंगे, आपके पास बचेगा 22/7 इंटू 6, इतना सा मैटर बचेगा। और 22/7 को आप जानते होंगे 3.14 इसकी वैल्यू होती है मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, आप 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और जो 2 है वो कितने 8 हो जाएंगे और 6 3 जा 18। ठीक है, ये हो गया आपके पास जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया की बात कर रहा है तो एरिया जो है वो स्क्वायर के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर तो एरिया आ गया 18.84 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से एक चीज देखिएगा, ये सेक्टर है, सीधी सी बात है, सेक्टर का एंगल रखिए, यहाँ पे रेडियस रखिए। फॉर्मूला जो होता है सेक्टर के एरिया का वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यहाँ थीटा, इस थीटा को बोलते हैं, ये कितने डिग्री का एंगल है। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, जोड़ भाग गुणा भाग आपको आता है, बड़े आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अपन बढ़ते हैं इसका 13 क्वेश्चन नंबर 13 हमें बोल रहा है a sphere of metal of radius 4.2 cm is melted and recast in the shape of a cylinder of radius 7 cm. Find the height of the cylinder. क्वेश्चन समझ लीजिएगा। सबसे पहले ये बोल रहा है कि कोई स्फीयर है, गोला, ठीक है, रेडियस है इसकी 4.2 सेंटीमीटर, इसको मेल्टेड, पिघला दिया गया है, और रिकास्ट मतलब इससे बनाया गया, पिघला के क्या, एक सिलेंडर बनाया गया, इसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है। आपको इस सिलेंडर की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज आपको दी गई है वो आप लिख लीजिएगा, गिवन दैट रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, सबसे पहले आप स्फीयर की रेडियस लिखिए, कितनी दी गई है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोबारा से आपको रेडियस दी गई है सिलेंडर की, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगी, रेडियस आपको दी गई है सिलेंडर की 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि अगर गोले को पिघला के सिलेंडर बनाया गया है तो जितना वजन, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं आयतन, जिस आयतन का गोला होगा उसी आयतन का, उसी वॉल्यूम का क्या होगा, सिलेंडर होगा। कहने का मतलब, इफ यू आर melted a sphere and convert into it a cylinder, then volume of both
विल बी इक्वल ऑलवेज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे आप लिखिएगा आराम से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें बोल रहा है उसके अनुसार, यहाँ पे आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा। अब स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिएगा लेट H is equals to HEIGHT हाइट ऑफ सिलेंडर। ये हमने मान लिया कि H जो है वो सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर H, ये अपने पास आ गया है। आपको निकालनी है ये वाली H। अगर ये H निकालनी है तो H इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 4/3 पाई अपनी जगह पे है, आर जो है गोले की मतलब स्फीयर की, वो क्या है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, पाई इसकी जो आर है वो कितनी है इंटू 7, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। एक चीज ध्यान से देखिएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसको आप करोगे यहाँ आएगा 7 6 जा 42 मतलब 0.6। ठीक है, फिर से 7 से इसको करोगे यहाँ आएगा 0.6। ठीक है, अब आपके पास कुल मिला के हाइट के लिए कैलकुलेशन आ गई है 4/3 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 4.2, 3 का डिवाइड इसके अंदर करेंगे हमारे पास आएगा 1.4। ठीक है, कैलकुलेशन जो है हमारे पास आ जाएगी कुल मिला के 4 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 1.4, ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई हाइट ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, चौक छिके चौक 5 70 चौक छिके 96, सॉरी चौक छिके 84। ठीक है, 8.84 आ जाएगा इंटू 0.6 और इंटू 4, 6 4 जा 24, 2.4 इंटू हमारे पास आ जाएगा 84। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 24 को 84 से, चौक 96 96 और हमारे पास आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आराम से कर लीजिएगा, थोड़ा छोटा कर दीजिए क्योंकि क्रिटिकल कैलकुलेशन है। 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 प्लस 1 33 मल्टीप्लाई बाय 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, 6 1 0 और 2, ये आ गया हमारे पास इतना, और 3 के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगा दीजिएगा 2.016। कुल मिला के कैलकुलेशन जो है हमारी आ गई 2.016। अब आप देखिए सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, रेडियस है अपनी सेंटीमीटर में, तो ये आ गया आंसर सेंटीमीटर के अंदर। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो आ गई 2.016। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा HEIGHT हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2.016 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अपन पढ़ते हैं इसका 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radius being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi। ये बोल रहा है कि किसी आधे गोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, इस प्रकार बने सॉलिड का वॉल्यूम निकालिए जबकि उन दोनों की जो रेडियस है हेमिस्फीयर की और कोण की 1 सेंटीमीटर है, और जो कोण की हाइट है वो उसकी रेडियस के बराबर है, कुल मिला के वो भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉलिड देखिए आप किस प्रकार बनेगा, ये मान लीजिए वो कोण है और ये मान लीजिए हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर हो गया, कोण हो गया। अब ये जो रेडियस है इस हेमिस्फीयर की वो है हमारी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो भी हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार बने सॉलिड का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले वो चीजें लिख लीजिए जो आपको दी गई है। ठीक है, गिवन दैट, यहाँ पे आप लिखिएगा रेडियस ऑफ कोण, कोण की जो रेडियस है वो क्या है 1 सेंटीमीटर। दोबारा से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला, जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो भी क्या है 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप लिखिएगा हाइट ऑफ कोण, कोण की जो हाइट है वो आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार बने सॉलिड का जो
वॉल्यूम होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कोण का जो वॉल्यूम है वो प्लस हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो। तो यहाँ पे आपके क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, अर्धगोले का जो वॉल्यूम है वो और कोण का जो वॉल्यूम है वो, उन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो आप यहाँ पे कोण का वॉल्यूम लिख दीजिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आर दोनों की सेम है इसलिए हमने आर ले ली है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे कैलकुलेशन। देखिए यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ आप ले लीजिएगा 1/3 कॉमन और पाई आर स्क्वायर इसके साथ में कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा h प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 2r, 2r ये ऊपर वाला 2 और यहाँ से 2r बाहर आ गए तो एक r अंदर रह जाएगा और इसको ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिएगा। आपने कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि कैलकुलेशन जो थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ से पाई के टर्म्स में निकालेंगे तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर पाई में निकालना है। ठीक है, 1/3 पाई अपनी जगह पे है, आर स्क्वायर मतलब 1 into 1, h कितनी है 1 प्लस 2 into r कितनी है 1। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, 1/3 अंदर पाई रह जाएगा, 1 प्लस 2 बन जा 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1/3 पाई इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पाई। कितना आ जाएगा पाई, ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम जो हमेशा क्यूब में आता है तो कुल मिला के जो वॉल्यूम आएगा सॉलिड का वो आ जाएगा पाई क्यूब, 22/7 22.7 क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब सॉरी। ठीक है, सॉलिड दिया गया है, एक बार आराम से समझ लीजिएगा, ऊपर कोण है नीचे हेमिस्फीयर है, पूरे का वॉल्यूम पूछा है, कोण का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का, दोनों का फॉर्मूला रखिए, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, उसको करते जाइए, आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ सेक्शन बी का, और अब हम पढ़ रहे हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality and the mean number of the plant per house। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि कोई सर्वे हो रहा है प्लांट्स का, नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से लेके 2 प्लांट तक कितने घर है, एक, 2 प्लांट से लेके 4 प्लांट तक कितने घर है, 2, डॉट 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 अप टू। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है मीन नंबर जो है पर हाउस कितने प्लांट होंगे वो आपको निकालना है। तो इसको करने के लिए हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है। हम सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे आराम से, मैं थोड़ी कुछ ज्यादा ही सीधी लाइन खींचता हूँ, आप स्केल यूज करके खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, दूसरी चीज जो आप लिख रहे हो वो लिखना आपको नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज। ठीक है, तीसरी नंबर आपको लिखनी है क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क, यहाँ पे आप लिख दीजिए क्लास मार्क। ठीक है, चौथी नंबर जो आपको लिखनी है वो लिखनी है FIX, इसको आप X और इसको आप F से डिनोट करोगे, और ये निकालना कैसे है वो आप भी देख लीजिएगा। ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है टेबल, हमें इतनी चाहिए थी, ठीक है, हमको छोटी चाहिए, इतनी बहुत है हमारे लिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, 0 to 2 लिमिट वाले आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, 2 से लेके 4 लिमिट वाले आप यहाँ करोगे, 4 से लेके 6 लिमिट, 6 to 8, ठीक है, 8 to 10, 8 to 10 हो गई, ये थोड़ी ज्यादा जगह कवर हो गई है, इसको वापस से सीधा कर लीजिएगा, और 10 to 12 है। ठीक है, और ये हो गई है 12 to 14, ये फाइनल हो गया अपना, और ये लाइन कुछ ज्यादा ही सीधी हो गई है तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर कैसे क्या क्या करना है। 0 से लेके 2 कितने हैं, 1 2 1
2 1, आगे है 5, फिर है 6, फिर है 2 और फिर है 3। क्लास लिमिट होती है इनकी मिडल वैल्यू, ठीक है। ऐसे नहीं निकाली जा सकती है, कोई बड़ा मान आ जाए तो जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट है उनको ऐड करके 2 का डिवाइड, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे आएगा 1, ठीक है। इनके बीच क्या आएगा 3, इनके बीच आएगा 5 7 9 11 और 13। ये f मान लिया हमने, ये x हो गया इसका। इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा हर को, 1 into 1 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, ठीक है। 11 2 जा 22, 13 3 जा 39, 33 39। बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, आपको इसको टोटल ऐड करना है और f का टोटल ऐड करना है। 3 + 2 5 + 6 11 + 5 16 + 1 17 + 2 19 और 1 20, मतलब आपका सिग्मा fi टोटल कितना आ गया है 20। और इसको आप ऐड करिएगा, 39 और 22 कितने होते हैं 61, ठीक है। 61 और 54, 61 और 54 आपके पास 6 5 11 110 + 5 115, 115 और 35 हो जाएंगे 150, 150 और 5 155 और 6 कितने हो जाएंगे 161 + 1 162, 162। और इसको ऐसे मत लिखिएगा, इसको आप बड़े प्यार से लिखिएगा। पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे सिग्मा fi xi, ठीक है। टोटल कितना आया था हमारे पास 165 आया था। कितना आया था दोबारा से एक बार ऐड कर लीजिएगा, 1 और 6 7 और 5 कितने होते हैं 7 और 5 12 है, 12 है और ये 35 47 47 और 54 कितने हो जाएंगे 101 123 123 + 39 162 होंगे। कितने होंगे 62, ठीक है। अब आपके पास मीन का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप लिखिएगा वी नो दैट, ठीक है। मीन जो होता है अपना, मीन जिसको हम x बार से भी नोटिस कर सकते हैं, वो फॉर्मूला होता है सिग्मा fi x अपॉन सिग्मा f, ठीक है। टोटल कितना सिग्मा आ रहा है आपके पास, ये वाला 162 और ये वाला कितना आ रहा है आपके पास 20, डिवाइड कर दीजिएगा आप, मीन आ जाएगा आपके पास 20 छिगाड़ियां 20 मतलब 160, ठीक है। 6 इसमें करोगे 8 का डिवाइड, सॉरी 8 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे आप करोगे 20 का डिवाइड इसके अंदर कर दो, बड़े प्यार से हो जाएगा। इसका आधा कर दो पहले, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 162 का आधा 81, ठीक है। 81 हो जाएगा इसका आधा और इसका आधा हो जाएगा 10 और आंसर आ जाएगा 8.1। जो आंसर आएगा मीन आएगा जो टोटल इसका, वो कितना आ जाएगा अपने पास 8.1 आ जाएगा। बड़े प्यार से इसका आंसर आ गया है, आराम से आप इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3-4 नंबर में एक तो एक आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा इसका, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। और वो 5-6 नंबर देके जाएगा आपको। सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो लिख लीजिएगा, बीच वाली इसकी लिमिट निकाल लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, f को इनसाइड ऐड कर लो, fx के अंदर f का डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल, आंसर आ जाएगा। 15 क्वेश्चन जो है अपना कंप्लीट हो गया है। अपन पढ़ते हैं इसके 16वें 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन है, आपको बड़े प्यार से बताया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? And second जो पूछा है not, ठीक है। सबसे पहले जो दिया गया है आप लिख लीजिएगा बड़े प्यार से, given that number of red ball कितनी है is equals to 3, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक बॉल की नंबर भी लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5। टोटल जो बॉल है उस पे होगी 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, टोटल बॉल आपके पास आ गई है। फर्स्ट जो चीज है, ठीक है, वो है द बॉल इज ड्रोवन, ऐसे लिखो या फिर इज रेड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप कैसे भी लिख दो पहले के लिए, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको कैसे निकालनी है, प्रोबेबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप पहले यहाँ पे लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ठीक है। आप ऐसे लिखिए, इसको थोड़ा अच्छा लगेगा।
प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या चीज होती है, आपको सुटेबल करते हुए जो आउटकम्स होते हैं, मतलब जिस क्वेश्चन में जिसकी बात कर रहा है, रेड बॉल, अगर ये रेड बॉल के लिए बात कर रहा है तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगी, नंबर ऑफ रेड बॉल। अगर ये ब्लैक बॉल की बात कर रहा होता तो जो फेवरेबल आउटकम होता वो क्या होता, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो यहाँ पे आप जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे, यहाँ आप लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब कितने होंगे, रेड बॉल की जो नंबर है वो होंगे, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मतलब जो भी टोटल बॉल है उनकी बात कर रहे हैं, तो 3/8 ये आ जाएगी रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आप यहाँ पे सेकंड जो है वो लिखोगे, द बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज नॉट रेड, द बॉल इज नॉट रेड, ठीक है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, टोटल प्रोबेबिलिटी में से, टोटल प्रोबेबिलिटी में से सॉरी रेड की जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप टोटल प्रोबेबिलिटी में से क्या कर दोगे, माइनस प्रोबेबिलिटी जो टोटल होगी वो हमारी, देखो ध्यान से इसको कैसे निकालोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है। यानी टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है हमारी, 1 होती है, ठीक है। 1 होती है तो उसमें से हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे तो रेड बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास बच जाएगी, यानी 1 माइनस 3/8 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5/8, ठीक है। अब ये तो हो गया ऐसे। अब अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड, नॉट रेड बॉल। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, जो रेड नहीं है उनकी बात कर रहा हूं मैं, टोटल आउटकम्स, टोटल जो आउटकम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे अपने, 8 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे नॉट रेड है ना, तो यहाँ पे टोटल बॉल कितनी है, 8, उनमें से रेड कितनी नहीं है, 5, वो वाली चीज यहाँ पे लिखनी है, 5/8, टोटल जो होगी वो क्या हो जाएगी 8, और जो फेवरेबल आउटकम वो कितने हो जाएंगे 5। आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर हमेशा इसमें सेम आएगा। इसी के साथ सेक्शन बी अपना कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको मॉडल पेपर बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। थैंक यू।